हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2, कंटेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर। तो इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सोवियत यूनियन के बारे में, ये भी पढ़ा था कि वो कैसे टूटा। तो देखो, जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है, कब ख़त्म होता है? जब सोवियत यूनियन टूट जाता है 1991 में। अब उसके बाद में हम ये सोच रहे होते हैं कि क्या हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहेंगे, बायपोलर वर्ल्ड में रहेंगे या यूनिपोलर वर्ल्ड में रहेंगे। मतलब कि क्या अब यूएसए एक सोल सुपर पावर हो गया है, तो क्या सब कुछ यूएसए ही डोमिनेट करेगा, या फिर हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह सकते हैं जहां पर बहुत सारी पावर्स ऐसी होंगी जो यूएस के पावर को बैलेंस करेंगी, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अब रिजल्ट क्या निकलता है कि हम यूनिपोलर वर्ल्ड में रहते हैं कि आज भी यूएसए एक सोल सुपर पावर है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो सकता है। और कौन बैलेंस करता है यूएस की पावर को? यूरोपियन यूनियन, एशियान या फिर चाइना, क्योंकि ये भी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज थी। तो चलो सबसे पहले ना यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूरोप के जो लीडर हैं, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है वैसे यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है। जैसे एशिया में इंडिया है, बांग्लादेश है, रशिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ है, ऐसे ही यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज़ है। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, यूरोप की कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनका मानना है कि अब यूरोप में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को नुकसान हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी वॉर होता है, जो भी लोग वॉर लड़ते हैं, जो भी कंट्री वॉर लड़ती है, उन्हें नुकसान होता ही होता है। तो जब यूरोप के कुछ कंट्रीज़ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया होगा तो उन्हें नुकसान हुआ, उनकी इकनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इसी बात को लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ के लीडर्स मानते हैं कि उनकी इकनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है वॉर में जाने के बाद। अब वो सोचते हैं क्वेश्चन ऑफ यूरोप। यूरोप का क्वेश्चन उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। उनको लगता है कि हमारी इकनॉमी तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अब हमें करना क्या चाहिए? क्या हम अपनी पुरानी जो दुश्मनी है उसको कंटिन्यू करें? जिस बेसिस पर यूरोप बना था, यूरोप की कंट्रीज बनी थी, आज वो बेसिस जो है बिल्कुल टूट चुके हैं। आज हमें रीस्ट्रक्चरिंग की सख्त ज़रूरत है। तो वो उनका मानना होता है कि इकोनॉमी की रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए। अब 1945 में यही यूरोपियन यूनियन तब तक तो बना नहीं था, लेकिन यूरोप के जो कंट्रीज थे वहाँ के लीडर जो हैं वो लोग कन्फ्रंट करते हैं कि उनकी इकोनॉमी को कितना भारी नुकसान हुआ है, और ये भी बताते हैं कि जिस बेसिस पर यूरोप खड़ा था वो बेसिस एकदम तहस नहस हो गए हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है रीस्ट्रक्चरिंग की। अब रीस्ट्रक्चरिंग के लिए उनको क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए। तो उन्हें ये एड मिलती कैसे है जब उनकी इकोनॉमी पहले से ख़राब है? तो उनको ये एड मिलती है कोल्ड वॉर के टाइम पर। कौन देता है? अमेरिका देता है, मार्शल प्लान के थ्रू। ये मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान ये था कि यूएसए ने एक यूरोप को बोला था कि आप चिंता मत करो, आपकी इकनॉमी को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, हम आपको उसमें एड देंगे। यही था मार्शल प्लान। उसी टाइम पर नाटो भी अराउंड 1949 में नाटो बन गया था। नाटो किसने बनाया था? अमेरिका वालों ने ही बनाया था। एक कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर था। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था वार्सो पैक्ट के बारे में, ऐसे ही यहाँ पर नाटो था। नाटो में जो भी अमेरिका को फेवर करने वाली कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर एक नाटो बना लिया कि अगर हम पे किसी में एक पर भी हमला किया जा रहा है तो हम मानेंगे कि हम सब पर हमला है और सब अमेरिका के तरफ से ही लड़ेंगे। यही एक कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर था। अब कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, अमेरिका भी यूरोप को मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, मार्शल प्लान आ जाता है। तो अब कैसे हेल्प करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मार्शल प्लान के अंडर ही सबसे पहले बनता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, OEEC, 1948 में बनता है। और इसमें सारी जो है
वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स, वेस्ट यूरोप में भी वेस्ट के जो स्टेट कंट्रीज हो गए वो लोग आते हैं। ये प्लेटफॉर्म था कि आप ट्रेड पर, इकोनॉमिक इशू पर आके बात करो। मान लो आप ट्रेड कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत हो रही है, या फिर जिस टर्म्स ऑफ और कंडीशंस पर आप ट्रेड कर रहे थे, सामने वाली कंट्रीज अब उसको मान नहीं रही, तो ऐसे जो भी रिलेटेड इशू होंगे, ट्रेड रिलेटेड इशू, ये सारी चीज़ें यहाँ प्लेटफॉर्म, एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था। उस पर आकर लोग जो है, कंट्रीज जो है वो डिस्कस करती थी। अब इसी का सेकंड स्टेप क्या था, 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बन जाती है। पॉलिटिकल कॉपरेशन की तरफ ये एक दूसरा स्टेप था। फिर हम देखते हैं कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाती है 1957 में, और फाइनल यूरोपियन पार्लियामेंट भी बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है, 1991 में तो सोवियत ब्लॉक खत्म हो जाता है। अब जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है, सबको लगता है कि हो सकता है ईयू सोवियत यूनियन की जगह ले ले, इसीलिए ईयू बहुत बाद में लोग मिलकर ईयू बना लेते हैं। ईयू कब बनता है, 1992 में। सोवियत यूनियन कब टूटा, 1991 में। बाद में लोगों को लगता है कि यूरोप जो है वो सोवियत यूनियन की जगह ले लेगा, इसीलिए यूरोपियन यूनियन बना लिया जाता है 1992 में। और ये बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, इसकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी होती है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस बेसिस पर बना था यूरोपियन यूनियन, ये पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव थे, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। तो देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए पूरे यूरोप की। देखो, हर स्टेट की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरा यूरोपियन यूनियन बना, यूरोप की सारी कंट्रीज को लेकर एक यूनियन बना दिया, तो सबका एक ही कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी होना चाहिए। दूसरा, कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स और जस्टिस, ऐसी चीज़ों पर कॉपरेशन हो, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। और तीसरा, एक सिंगल करेंसी हो। ऐसा नहीं जैसे यूरोप है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज होंगी, अब हर जगह की करेंसी अलग होगी। जैसे तुम एशिया का एग्जाम्पल लो, इंडिया में रुपए है, कहीं और पर जैसे इंडिया में रुपए है, रशिया में रबल है, कहीं और पर कुछ और होगा। लेकिन यूरोप में क्या था, उन सब ने मिलकर एक यूनियन बनाया, तो ये सोचकर भी बनाया था कि पूरे यूरोप में सिर्फ एक ही करेंसी चले। तो ये कुछ बेसिस थे जिस पर ये लोग बना था, यूरोपियन यूनियन खड़ा हुआ था। अब ये जो यूरोपियन यूनियन था ना, ये एक इकोनॉमिक यूनियन था, लेकिन धीरे धीरे एक ये पॉलिटिकल यूनियन भी बनने लगा था। ये एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लगा था। अब देखो, जब एक ये नेशन स्टेट की तरह एक्ट कर रहा है, पार्लियामेंट भी बन गया है इनका, तो ये एक गवर्नमेंट की तरह ही काम कर रहे थे। और हमने पढ़ा है कि कभी भी गवर्नमेंट चलाना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन की तो सख्त ज़रूरत पड़ती ही है। तो इन्होंने भी ट्राई किया कि हम यूरोपियन यूनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, लेकिन इनका हर अटेम्प्ट जो है वो फेल रहा। इनको सक्सेस नहीं मिल पाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, क्योंकि हमेशा जो है लीडर्स के बीच में मतभेद हो जाते थे। यूरोप में इतनी सारी कंट्री है, कोई कंट्री कहती थी कि हमारी तो ये मांग है, दूसरी कंट्री कहती थी कि नहीं, ऐसी मांग होनी ही नहीं चाहिए। तो इनके आपस में ही इतने ज़्यादा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट थे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन ही नहीं पाया। एक बार नहीं, काफ़ी बार ही अटेम्प्ट हुए, लेकिन वो हर अटेम्प्ट जो है वो फेल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया तो और भी चीज़ें नहीं बन पाई। ईयू का अपना एक फ्लैग है, अपना एक एंथम भी है, अपनी एक फाउंडिंग डेट कि किस दिन ये बना था ये भी है, अपनी एक करेंसी भी है। करेंसी क्या है, यूरो। और अपनी एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी भी है। तो ये दो तो उनके बेसिस ही थे, और ये बिल्कुल उसके पास है। तो कुछ चीज़ों में उसे सक्सेस भी मिली है यूरोपियन यूनियन को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में वो फेल रहे। अब हर यूनियन, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उससे ज़्यादा मेंबर्स जुड़े, तो ईयू भी चाहता था कि उसमें न्यू मेंबर्स आए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारे जो एरिया थे
वहाँ पर लोग यूरोप में ही यूरोपियन यूनियन को पावर नहीं देना चाहते थे। जब उनका मानना था कि जब हमारी अपनी गवर्नमेंट है तो हम जाके यूरोप को क्यों पावर दे, और यूरोपियन यूनियन में आने के बाद हमारी कंट्री की बात सुनी ही जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है। तो बहुत सारे जो कंट्रीज थे वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, और यूरोपियन यूनियन चाहता था कि सोवियत यूनियन से जो स्टेट जो है निकली है उनको भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहिए। मतलब कि एशिया से भी वो बहुत सारी कंट्रीज को अपना हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन रियलिटी ये थी कि यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज जो है वो ईयू का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। अब पढ़ते हैं कि ईयू जो है वो एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस था उसका सबके ऊपर। कैसे इन्फ्लुएंस था, तो पहले इकोनॉमिक के टर्म्स में पढ़ते हैं। देखो इसकी जीडीपी जो है वो 17 ट्रिलियन है। अब हम 2016 का तो ये डेटा है, और उस डेटा के अकॉर्डिंग यूएसए के बाद सबसे अच्छी इकोनॉमी किसी की है तो वो है यूरोपियन यूनियन की। इसकी अपनी एक करेंसी है यूरो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यूरो आगे जाके डॉलर को हटा देगा, उसे एक मतलब खतरा है डॉलर के लिए। यूरो आगे जाकर डॉलर को रिप्लेस कर सकता है, इतनी स्ट्रांग करेंसी ये है। और ये भी माना जाता है कि ट्रेड के मामले में भी यूरोप से बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेड कर रहा है यूएस। लेकिन कुछ सेक्टर में ईयू जो है वो बहुत अच्छा यूएस से कर रहा है। तो कुछ जगह तो यूएस बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहां पर ईयू यूएस से अच्छा कर रहा है। तो इस तरीके से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है ईयू का, क्योंकि ईयू बहुत अच्छा ट्रेड अगर कर रहा है तो उसको एक इन्फ्लुएंस है ना, उसके आसपास की कंट्री जो है वो भी थोड़ा उससे दबकर रहती है ट्रेड के मामले में। तो उसे सिर्फ अपने आसपास के नेबर्स पर ही नहीं, अमेरिका के जगह पर अमेरिका से भी जब ट्रेड करता है तो वो थोड़ा असर्टिव रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अफ्रीका, एशिया, इन सारे में एरिया में भी उसका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि लोग देखते हैं कि ईयू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड करने वाला नेशन है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमी से रिलेटेड, इनमें भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो ईयू का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो है, इसलिए है क्योंकि इसकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसलिए भी है क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड करने वाला नेशन है। अब पढ़ते हैं कि ईयू का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कैसा था। तो देखो ईयू में बहुत सारी कंट्रीज आती है यूरोप की, उसमें से एक कंट्री है फ्रांस। ये भी ईयू का हिस्सा है, और ये कंट्री यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट होती है और कुछ नॉन परमानेंट सीट होती है। परमानेंट सीट कुछ ही लोगों को मिलती है, और उस कुछ लोगों में कुछ स्टेट में फ्रांस भी है। फ्रांस को भी यूएनएससी में परमानेंट सीट मिली हुई है, और बहुत सारे यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स भी ईयू का पार्ट है। तो ये बता सकता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर भी। दूसरा, ये लोग इतने स्ट्रांग है कि ये लोग यूएस की पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, और कई बारी जो इन्हें करवाना होता है वो करवा लेते हैं। जैसे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उस पर यूएस की पॉलिसीज को बहुत इजीली ईयू ने इन्फ्लुएंस किया था। दूसरा, ये लोग ईयू वालों का मानना है कि हमें जो है वो डिप्लोमेसी का यूज़ करना है, हमें बातचीत का यूज़ करना है, हम नेगोशिएट करेंगे, हम इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उस तरीके से हम अपनी बात मनवाएंगे। ऐसे ही इन्होंने चाइना को कन्फ्रंट किया था, किस बात पर, कि चाइना में बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें बातचीत के थ्रू इस प्रॉब्लम को सुलझाना चाहा। और इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा ये लोग इन्फ्लुएंस रखते हैं, क्योंकि ये लोग सबसे पहले बातचीत पर भरोसा करते हैं। अब ईयू की आर्मी के बारे में बात करते हैं। तो ईयू की जो आर्मी है वो 2nd नंबर पर आती है यूएस के बाद। इसका जो डिफेंस है, ये लोग अपने डिफेंस पे भी बहुत खर्चा करते हैं। यूएस के बाद 2nd नंबर पर यही आते हैं जो सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं डिफेंस पर। तीसरे पे ये आता है कि फ्रांस के पास 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, तो ये भी बहुत इनके पास अच्छी वेपन्स हैं। और सबसे आखिरी में स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी
ये लोग सेकेंड इम्पॉर्टेंट सोर्स है ईयू। तो ये कुछ फैक्ट्स है ईयू के बारे में जो याद रखना पेपर में कई बारी जब हमें ईयू के बारे में लिखना होता है तो ये 4 फैक्ट्स तो लिखकर ही आने होते हैं। देखो अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि ईयू में क्या क्या अच्छा चल रहा था, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे ईयू के, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चलते थे कुछ बात को लेकर। अब पढ़ते हैं कि सबकी एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन कई बार ना ये बात सच नहीं निकलती थी क्योंकि हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है और कई बार यूरोप में ही बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते थे इसी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पहले ब्रिटेन जो है वो भी ईयू का पार्ट हुआ करता था, बाद में ब्रिटेन जो है ईयू से हट गया था। तो जब ब्रिटेन ईयू का पार्ट हुआ करता था उस टाइम पे अमेरिका जो है उसने इराक को इन्वेड किया था, उस पर अटैक किया था। उसी टाइम पे ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था टोनी ब्लेयर और वो भी अमेरिका के पार्टनर बने हुए थे इसमें, मतलब समर्थन कर रहे थे कि हाँ अमेरिका ने तो कुछ गलत नहीं किया। बहुत सारी ईयू की जो और भी कंट्रीज थी, न्यू मेंबर्स थे, वो भी अमेरिका का साथ दे रहे थे। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी थी जैसे जर्मनी और फ्रांस, ये भी ईयू का हिस्सा थे, लेकिन ये जो है अमेरिकन पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। इनका मानना था कि इराक को इन्वेड नहीं करना चाहिए था। तो ये दोनों ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये तीनों जो है वो ईयू का हिस्सा थे, लेकिन ये कितने अलग थे फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि एक तो अमेरिका का पार्टनर है और दो उसको अपोज कर रहे हैं। तो ऐसे भी हमें कई बारी प्रॉब्लम देखने को मिले। और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जैसे ब्रिटेन के जो फॉर्मर पीएम थे मार्गरेट थैचर, उन्होंने कहा था कि यूके, ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन मार्केट में नहीं आएगा, उससे अलग ही रहेगा। मतलब कि उस टाइम पे एक ट्रीटी साइन हुई थी कि सबको यूरोपियन मार्केट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन ब्रिटेन इससे बाहर रहा। दूसरा इसमें यह भी बताया कि डेनमार्क और स्वीडन, ये लोग भी नहीं चाहते थे कि यूरो एक करेंसी हो, और मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो उस टाइम पे साइन हुई थी वो लोग उस ट्रीटी को भी साइन नहीं करना चाहते थे। अब देखो बहुत सारी चीजें जो है वो कंट्रीज करना ही नहीं चाहती थी, तो ये कहीं ना कहीं लिमिट करता है ईयू की एबिलिटी को कि जब कॉमन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर इनका जो यूरोपियन यूनियन बना था, अब अगर कंट्रीज उसको फॉलो ही नहीं करेगी तो ये कहीं ना कहीं लिमिट कर देता है ईयू की एबिलिटी को टू एक्ट एज अ नेशन स्टेट, या फिर इसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कम कर देता है। तो ये था यूरोपियन यूनियन। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एशियान के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।